लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वीआईपी सीट का एग्जिट पोल। जी हां, न्यूज नेशन ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो तमाम वीआईपी सीट का एग्जिट पोल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि कल हमने आपके सामने सरकार बनने की संभावनाओं का एग्जिट पोल सामने रखा था। अनुराग, बताइए क्या अगली सीट है जिस पर हम नजर डाल रहे हैं? जी बिल्कुल अजय जी, तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन उन 25 सीटों में 4 सीट ऐसी हैं जिस पर सबकी नजर है। और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण सीट की, जहां पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 2 खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला है जयपुर ग्रामीण में। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो केंद्रीय स्तर पर मंत्री हैं, खेल और सूचना प्रसारण के राज्य मंत्री, और उनका मुकाबला कृष्णा पूनिया से। दोनों खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है दोनों ने, और दोनों का मुकाबला यहां पर बेहद दिलचस्प होता नजर आता है। लेकिन जो एग्जिट पोल कहता है उसके मुताबिक राज्यवर्धन सिंह राठौर 2019 में एक बार फिर जीतने जा रहे हैं जयपुर ग्रामीण की सीट। तो ये जयपुर ग्रामीण की सीट तो आपने देख ली, लेकिन अब रुक करते हैं झालावाड़ का। मध्य प्रदेश से सटा राजस्थान का वो इलाका जो वसुंधरा राजे का कर्मस्थली रही है, गढ़ रहा है लगातार। वहां से वो सांसद चुनकर आई हैं, विधायक चुनकर आई हैं, और अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह एक बार फिर तीसरी बार 3 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर चुनावी लड़ाई में, जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद शर्मा से है। और यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन जो नतीजा है उसके मुताबिक दुष्यंत सिंह झालावाड़ से 2019 में एक बार फिर सांसद बनते हुए नजर आते हैं। अब रुक करते हैं जोधपुर का। अशोक गहलोत 5 बार विधायक, 5 बार सांसद रहे सीट से, और इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में है, और उनका मुकाबला केंद्रीय कृषि मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत से है। यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये अशोक गहलोत की कर्मस्थली बताई जाती है, मानी जाती है, रही है लगातार गहलोत, लेकिन यहां पर गजेंद्र शेखावत जीत रहे हैं 2019 के एग्जिट पोल के मुताबिक। और अब रुक करते हैं बाड़मेर की वो सीट जहां पर जसवंत सिंह चुनाव लड़ा करते थे। उनके बेटे मानवेंद्र सिंह इस बार चुनावी लड़ाई में है, लेकिन यहां पर मानवेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार है, और उनका मुकाबला है कैलाश चौधरी से भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और देखिए यहां पर जो स्थिति है उसके मुताबिक मानवेंद्र सिंह चौंका सकते हैं, 2019 के नतीजों के मुताबिक जीत सकते हैं बाड़मेर की संसदीय सीट, जहां से वो पहले भी सांसद रहे 2004 में। अजय जी बिल्कुल, और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से पत्रकार, मीडिया के जाने माने पत्रकार रहे हैं, और वो एमएलए भी रहे, और वहां से लोकसभा के एमपी भी रहे बीजेपी से। बिल्कुल, लेकिन इस बार कांग्रेस से वो उम्मीदवारी पर हैं। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे चर्चा करें इससे पहले लाल सिंह फौजदार, ये बताइए कि राजस्थान में जो हमारा एग्जिट पोल है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वहां अधिकतम 23 सीटें 25 में से जीत सकती है। ऐसे में क्या हम ये माने कि राज्य में कांग्रेस, लेकिन केंद्र के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, ये है लोगों की पसंद? चाहता हूं, जहां तक न्यूज नेशन के एग्जिट पोल का सवाल है, विधानसभा में जो हमने एग्जिट पोल दिया था वो एकदम सटीक निकला था। तमाम एग्जिट पोल उसके कहीं आसपास भी नहीं टिक रहे थे, और ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज जो हमारे एग्जिट पोल की चर्चा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच हो रही है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा के एग्जिट पोल को ध्यान में रख के हमारे एग्जिट पोल को बड़े करीबी से देखते हैं, बारीकी से देख रहे हैं। क्योंकि अभी चर्चा के दौरान जो बात आपने कही कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, क्योंकि तमाम सीटों पर हम जब गए, मतदाताओं से रूबरू हुए, हमने वॉक थ्रू किए, उनसे बात की, तो एक बात बहुत तगड़ी निकल कर आई। क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ है, कांग्रेस यहां पर सत्ता में काबिज हुई है, बीजेपी को बाहर किया है, हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा, 1,42,000 वोट का ही अंतर दोनों पार्टियों के बीच रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमने बात की कि कांग्रेस यहां सत्ता में है, और अक्सर एक इतिहास रहा है राजस्थान का कि जिसकी सत्ता रहती है उसी के लोकसभा में अधिक सीटें आती हैं, तो क्या इस बार भी इतिहास बरकरार रहेगा? तो अजय जी उन्होंने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि यह चुनाव था विधानसभा का चुनाव, यहां क्षेत्रीय मुद्दे हावी थे, तमाम चीजें हावी थी, लेकिन यह चुनाव है देश का चुनाव। मतदाताओं के मन में एक बात घर कर गई थी कि वो मानकर चल रहे थे कि यह राष्ट्र का चुनाव है, और जहां राष्ट्र का चुनाव था वहां कहीं ना कहीं उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना घर कर रही थी, और राष्ट्रवाद की भावना कर रही थी, वो सीधा इशारा कहीं ना कहीं मोदी की ओर जा रहा था। रोहन गुप्ता जी, क्या राष्ट्रवाद और मोदी ये दोनों आपकी हार की वजह बन रहे हैं? क्योंकि हमारा एग्जिट पोल आपको बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रख रहा है, मुश्किल से 2 सीटें निकालेंगे, और जो हमने वीआईपी सीट का एग्जिट पोल दिखाया उसमें शायद एक जसवंत सिंह के बेटे की सीट हो सकती है। देखिए, जब परिणाम आएगा, कम से कम राजस्थान में 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, और जिस प्रकार से विधानसभा में चुनाव हुए, और मोदी जी ने उसको लोकसभा की तरह ही कैंपेन किया, हर जगह पे उन्होंने सभाएं की, तब मोदी जी के नाम पे वोट क्यों नहीं मिला? देखिए, ये सब मुद्दे, ये कहना कि अगर हार हुई तो मोदी जी के हिसाब से नहीं होगी, और अब लोकसभा में मोदी जी के हिसाब से वोट मिल जाएगा,
नहीं, तब चेहरा मोदी जी बिल्कुल नहीं। मोदी जी का चुनाव तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा था। मोदी जी ने अपने ही नाम में चुनाव में वोट मांगे थे विधानसभा में और बुरी तरह से हार हुई। देखिए आज 3 महीने में राजस्थान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सही हो। जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, कम से कम 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अच्छा रोहन गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। संजय झा जी ने अभी ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑन 23 मई इंडिया विल एक्सपीरियंस द ब्रैडली इफेक्ट, द साइलेंट वोटर विल बी द किंग। भारतीय जनता पार्टी कहती है साइलेंट वेव है मोदी के लिए, आप कहते हैं साइलेंट वोटर। भाई ये सब कुछ अगर चुपचाप ही है तो ये चुनाव किसके लिए है? मुखर कौन है? चुनाव जनता के लिए है, पर जो प्रकार से इस शासन में जनता के ऊपर डर बन गया था, कोई भी आदमी अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसका जो दर्द है वो वोट का बटन जब खुलेगा, मशीन खुलेंगे तब आपको दिखाई देगा। हर आदमी परेशान है। आप ऑफ कैमरा किसी से भी बात कीजिए, आप हर आदमी परेशान है। व्यापारी हो, किसी को परेशान कर रखा है, बेरोजगार युवा हो, उसका दर्द कहां चला गया? इसके बाद आपको दिखेगा 23 तारीख को कहता है कि वोट आपको दे रहे हैं। प्रभात जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है प्रभात जी से। हाँ जी सुन पा रहे हैं, बताइए सवाल क्या है? सवाल यही है कि हर कोई, सवाल क्या है? अभी रोहन गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए थे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर जिसे आप अपने लिए अंडर करंट और सुनामी बता रहे हैं, वो दरअसल आपसे नाराज वोटर है, खुलकर कह नहीं पा रहा है क्योंकि बीजेपी का वोटर मुखर होता है, कांग्रेस का नहीं। और आपको 23 को पता चल जाएगा क्या होने वाला है, 2004 जैसा होगा। हमें तो कल भी पता चल गया और 23 को भी पता चलेगा। हमारा वोटर खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन कांग्रेस उन बातों को सुन लेती है जो खुलकर नहीं बोलता है। कांग्रेस इतनी एक्सपर्ट हो गई है और इस तरह की एजेंसी बन गई है जो नहीं बोलने वाले को समझ रही है कि वो किसके खिलाफ है और किसके समर्थन में है। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है और अपने कार्य का विस्तार कर रही है, और उसका एक नहीं अनेक उदाहरण आपके ही चैनल पर, सभी चैनलों पर कल स्वयं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा है कि कांग्रेसी ये नहीं कह रहे हैं कि चैनल में जो जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए वो सब बीजेपी वाले होंगे, ऐसा नहीं कह रहे। गनीमत है। सच्चाई ये है कि धरती की सच्चाई कांग्रेस समझती तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं। प्रभात जी अगर ऐसा कांग्रेस वाले कह लेते तो क्या ये हो जाता? भैया हम लोग को भी थोड़ा फायदा हो जाता आपने अगर कुछ कर दिया होता तो। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, 23 तारीख तक अपने विचार बचा के रखें। कांग्रेस वाले क्या है, कांग्रेस वाले देश को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि देश को समझें और उस नेतृत्व जिस नेतृत्व के कारण लगातार चुनाव हार रहे हैं। क्या किसी कांग्रेसी में ये दम है? लगता है 5 साल के बाद और 3 दिन खुश रहने का उनको अधिकार है। तुम्हारे कारण जुमले दिए हैं और 3 दिन अपने रोटियां सेक लो। चलिए रोहन जी, प्रभात जी कह रहे हैं अगर यही एग्जिट पोल में तब्दील हुए तो आप राहुल गांधी को बोलेंगे कि आपके कारण पार्टी हारी है? अरे आप देखिए तो सही क्या होता है। आप मोदी जी को क्या जवाब देंगे 23 को, वो बताइए कि एग्जिट पोल पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली मोदी जी। 23 तारीख आ गई, वाकई में 23 तारीख बहुत बड़ी है। मैं समझ चाहता हूं हम जरा आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। ईवीएम को ब्लेम मत कीजिएगा, वो सही रहे, मतलब जो भी हो, पर ईवीएम पर मत आ जाइए। आइए अब जरा मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों का जरा ब्यौरा रखिए। अभी हमारे साथ प्रभात झा भी हैं। जी बिल्कुल अजय जी, तो मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, देश के दिल का रुख करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, वो संसदीय सीट जो लगातार लगभग 30 साल से बीजेपी का गढ़ रही है, जहां से उमा भारती, कैलाश जोशी सांसद रहे हैं। आलोक संजर 2014 में सांसद थे, टिकट कटा और टिकट मिला साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, और उनका मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सामने आए। लगभग 30 साल के बाद ही लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की संसदीय सीट जीत रही हैं। साथ में अब बात करते हैं गुना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सांसद रहे, गुना की सीट से 4 बार सांसद रहे, उनके पिता माधवराव सिंधिया भी इस सीट से सांसद रहे, और यहां पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला है वो केपी यादव से है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केपी यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते थे, अब आमने सामने है। लेकिन नतीजा 2019 के एग्जिट पोल का कहता है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया
चुनाव जीत रहे हैं। और अब रुक करते हैं मुरैना का, वो सीट जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है। यहां पर उनका मुकाबला रामनिवास रावत से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी संसदीय सीट बदलनी पड़ी, लेकिन यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक मुरैना की सीट से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत रहे हैं। और अब रुक करते हैं नागपुर से सटे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का, वो जगह जहां से कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 बार सांसद रहे हैं। और वहां उनकी तरफ अब उनकी जगह नकुल नाथ, उनके बेटे, चुनावी मैदान में है, जिनकी भिड़ंत है नाथन शाह से। और यहां पर छिंदवाड़ा की जो तस्वीर है उसके मुताबिक नकुल नाथ कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर छिंदवाड़ा की सीट को जीत रहे हैं। यह छिंदवाड़ा की तस्वीर है मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं। और मध्य प्रदेश की एक और सीट है जिसका जिक्र लगातार होता रहा है, और वो सीट है इंदौर, जो जानी जाती रही सुमित्रा महाजन के लिए, जो लगातार 8 बार इंदौर से सांसद रही। इस बार चुनाव नहीं लड़ा, टिकट को लेकर बवाल देखने को मिला। और यहां पर शंकर लालवानी बीजेपी के उम्मीदवार, जिनका मुकाबला पंकज सांघवी से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। और एग्जिट पोल न्यूज नेशन का कहता है कि बीजेपी की परंपरागत सीट इंदौर एक बार फिर बीजेपी के खाते में जा रही है। शंकर लालवानी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। राजेश बादल जी, मध्य प्रदेश आपकी कर्मभूमि एक लंबे समय तक रही है। मध्य प्रदेश में आज जो संकेत हैं, क्या माना जाए इसे? क्योंकि वोट शेयर के आधार पर विधानसभा में एक अलग तस्वीर थी, आज जब लोकसभा की बात आती है तो ऐसा लग रहा है, कम से कम हमारे एग्जिट पोल के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपनी जमीन कवर कर रही है बल्कि शायद कांग्रेस को काफी चुनौती भी दे रही है। दरअसल ये भ्रम है कि विधानसभा में कोई इतना बड़ा अंतर था दोनों पार्टियों के बीच। वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था। हाँ, क्योंकि परसेंटेज अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का जो जोड़ रहे हैं वो एक सीट कम पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो टक्कर बराबर की थी। विधानसभा में भी सीटों के मामले में 4-5 सीटों का अंतर था। तो अब जो अंतर था वो सरकार बन जरूर गई कमलनाथ की, लेकिन जो आज हम एग्जिट पोल के जरिए जो चीज डिस्कस करना चाहते हैं या जो हम देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। आखिरी चरण में, खासतौर पे बाद के 2-3 चरणों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से धुआंधार रैलियां की हैं, उनका असर हमने देखा है, खासतौर पे मालवा और निमाड़ के इलाके में। मालवा और निमाड़ भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत इलाका रहा है। जो मैंने अभी आपसे बात कही थी कि मैं मध्य प्रदेश के एक जगह गया था, एक शहर में, वो भोपाल शहर ही था, जहां हमने पूछा कि भाई कैंडिडेट, तो उसने कहा कि भाई कैंडिडेट तो दोनों ही ऐसे नहीं, लेकिन हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। बात हो रही है उन दिग्गजों की सीटों की कि किस पर कौन बाजी मारेगा। और हम लोग बात कर रहे थे भोपाल की, जहां से 15 साल का वनवास जो है वो खत्म करते हुए नजर आ रहे थे दिग्विजय सिंह। और इसी पर हम बात करते हैं राजेश जी, अगर बात करें दिग्विजय सिंह की, उनका क्या फ्यूचर होगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पे नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भोपाल की अगर बात करें, साध्वी बवालों में रही, विवादों में रही, लेकिन दिग्विजय ने भी जी तोड़ मेहनत करी, पर हमारे एग्जिट पोल में वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। ग्राउंड जीरो से भी यही तस्वीर। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय हम साध्वी प्रज्ञा के घर के पास ही हैं और यहाँ भी लोगों से हमने जब बात की है और ये सवाल उठाया है कि दरअसल साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयानों को लेकर पूरे देश में बीजेपी को स्टेप बैक करना पड़ा था और पार्टी की टॉप लीडरशिप को माफी मांगनी पड़ी थी और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कहनी पड़ी थी। इसके बावजूद भी साध्वी को वोट आखिर क्यों? तो लोगों का साफ कहना था कि दरअसल वो कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं और पीएम मोदी का चेहरा सामने रखकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है। और जैसा कि राजेश बादल सर ने कहा कि जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो कैंडिडेट से हटकर, कम से कम भोपाल की अगर बात करें तो कैंडिडेट से हटकर पीएम मोदी पर सेंटर हो गया था। और यहां चूंकि शहरी मतदाता बहुत ज्यादा हैं, लोगों का विजन यहां के डेवलपमेंट के वादे या फिर यहां की बयानबाजी, इस सब से परे पीएम मोदी की तरफ ही ट्रांसफर होता हुआ नजर आया। जी, श्रवण गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण जी, अगर हम मध्य प्रदेश की तासीर के आधार पर देखें, भोपाल की ये सीट अपने आप में एक टेस्ट केस है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने भारी पड़ सकते हैं? प्रभात जी से हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले श्रवण गर्ग जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कुछ भी भारी नहीं पड़ने वाला है। ये जिस तरह का एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें अब क्या भारी पड़ना, ये बताइए। अगर मेनका गांधी जिस तरह से वोट मांगती हैं, साक्षी महाराज जिस तरह से शाप देने की बात करते हैं, वरुण गांधी जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, गिरिराज सिंह जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, आप बताइए क्या क्या फर्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी की सेहत को? अगर ये एग्जिट पोल इतना जबरदस्त है जो कि सही हो रहा है जी, और मध्य प्रदेश में
29 में से 26-27 सीटें अगर मिल रही यही हैं, सवाल आपके पास तो ले आप जाएं, मानिए आपकी कि सेहत पे प्रज्ञा कोई ठाकुर असर नहीं भी पड़ेगा। उसी ये आपके नेताओं भीड़ का का एक तरीका हिस्सा है है। वोट मांगने का। और साध्वी प्रज्ञा पर भी मोदी जी भले ही माफ ना करें, लेकिन पार्टी से निकालेंगे नहीं। चुनाव के पहले जो बयान आया था उस पर स्वयं अमित शाह जी ने अनुशासन समिति से एक नोटिस दी गई है। प्रक्रिया होती है और प्रक्रियाओं की चीज अंतर्गत संगठन चलता है। श्रवण जी जो बात कह रहे हैं वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि भोपाल के और देश के नागरिकों के और वोटरों के मतदाताओं के विवेक की परीक्षा लोकतंत्र में होता है और लोकतंत्र में विवेक की परीक्षा में जनतंत्र में जनस्वर विवेक की और परीक्षा अपने जनता आप में बहुत पास हुई महत्वपूर्ण है है प्रभात जी। और अभी रोशन जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी रोहन जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड उमाकांत जी मैं क्षमा चाहता हूं, एक मिनट। रोहन जी थोड़ा जवाब, उसका ब्रेक लेना है। रोहन जी प्लीज थोड़ा जवाब। अजय जी एक मिनट। जी सर बताएं। मैं अजय जी हमेशा जी प्रभात जी, 23 तारीख को परिणाम आएंगे और यही प्रकार की जो हिपोक्रेसी है, जो दोगला चेहरा है भाजपा का, कि महात्मा गांधी जी के अपमान करने वाले अपने उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष अपनी जिम्मेदारी से जो भाग रहे हैं, इसी को जवाब जनता देगी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या एक्शन लिया आपने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ? शोकॉज नोटिस कोई एक्शन होता है? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महत्वपूर्ण क्या कोई वीवीआईपी सीट हो सकती है? 6+1 क्या है हाल अनुराग? शुरुआत करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण सीट्स की जिस पूरे क्षेत्र में जिस पर सबकी नजरें हैं, और शुरुआत मुंबई नॉर्थ से। वो सीट जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम नायक 5 बार सांसद रहे, जिनको चुनाव लड़ाया हराया अभिनेता गोविंदा ने। उसके बाद संजय निरुपम वहां से सांसद रहे शिवसेना से, और इस बार 2019 का मुकाबला है गोपाल शेट्टी जो मौजूदा सांसद हैं उनका उर्मिला मातोंडकर से, जानी मानी अभिनेत्री कांग्रेस की। लेकिन जो नतीजा है उसके मुताबिक गोपाल शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुंबई नॉर्थ की सीट जीत रहे हैं। और अब यहां से रुख करते हैं उस सीट की ओर जहां पर 2 नारी शक्तियों के बीच में लड़ाई है, पूनम महाजन और प्रिया दत्त। हम बात कर रहे हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की। पूनम महाजन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में लगातार सक्रिय हैं, प्रमोद महाजन की बेटी। वहीं प्रिया दत्त सांसद रही हैं कई बार लगातार, उनके पिता सुनील दत्त भी सांसद रहे हैं। और जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक प्रिया दत्त यहां से जीत रही हैं, पूनम महाजन चुनाव हार रही हैं। और अब बात करते हैं मुंबई साउथ की। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 2 बार सांसद रहे। उनके पिता मुरली देवड़ा लगातार सांसद रहे। उनका मुकाबला अरविंद सावंत से, शिवसेना के सांसद जो 2014 में चुने गए थे। और जो एग्जिट पोल का नतीजा है उसके मुताबिक यहां पर मिलिंद देवड़ा चुनाव हार रहे हैं, अरविंद सावंत एक बार फिर चुनाव जीत रहे हैं अपनी इस संसदीय सीट से। तो जबरदस्त ये आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, और काफी उल्टे लग रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद थे। जी जो बंबई जो है, जब नोटबंदी हुई और जीएसटी लगा, तो एक देश की इंडस्ट्रियल राजधानी, देश की कॉर्पोरेट राजधानी, जहां देश के बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, वहां ये ट्रेंड आना और झटका लगना, चाहे 2 सीट का हो या 3 सीट का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये अगर मुंबई से ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिससे बीजेपी को झटके लगते हैं, कुछ जैसे प्रमोद महाजन की पुत्री वहां से चुनाव अगर हारती हैं और दूसरे जो और उम्मीदवार हैं उनके अगर वो हारते हैं। मिलिंद की बात बताइए ना, मिलिंद को तो हर बड़े इंडस्ट्रीज का सपोर्ट मिला, भी सपोर्ट किया। उसके बाद अगर वो सारे बड़े, हाँ उसके लेकिन मिलिंद को सारे बड़े औद्योगिक घरानों का समर्थन है। वहां सबसे बड़ा साउथ में क्या है, साउथ मुंबई में वोट परसेंटेज इतना कम पड़ता है कि उद्योगपति अपील तो जारी करते हैं लेकिन लोग वोट डालने नहीं जाते। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, हमारा जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों है। लेकिन अगर मिलिंद देवड़ा अपनी सीट हार जाएंगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मुंबई की सारी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। इवन उर्मिला जी की जो सीट है बहुत अच्छी तरह वो लड़ी है और जो जनता का आशीर्वाद मिला है। मैं भी था मुंबई, और ग्राउंड लेवल की परिस्थिति कुछ और है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे हम देखेंगे 3 लोग जीत रहे हैं। मिलिंद जी भी अच्छे वोट से जीत रहे हैं, प्रिया जी भी जीत रही है और उर्मिला भी जीत रही हैं। चलिए, क्या यही ग्राउंड जीरो पर विकास श्रीवास्तव आपको भी लगता है? चलिए, प्रिया दत्त का एक बार को समझ में आ सकता है, हम खुद ग्राउंड जीरो पे गए थे। पूनम महाजन की कनेक्टिविटी, उनके लोगों से मिलनसार व्यवहार को लेकर कई सवाल थे, लोगों के मन में नाराजगी थी, और प्रिया दत्त ने अपने कैंपेन में पूरी ताकत फूंक दी थी। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि 3 सीट निकाल लेगी कांग्रेस मुंबई में?
देखिए, तीनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सीट की हम बात कर रहे हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, वहां पर 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं और दोनों को राजनीति विरासत में मिली है। लेकिन फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा मुंबई नॉर्थ की। नॉर्थ जो है एक तरह से कांग्रेस की प्रयोगशाला कहा जाए पिनास तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इसके पहले भी एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने फिल्मी हस्तियों को जो है मौका दिया है चुनाव लड़ने का। गोविंदा इसका सबसे बड़ा नजीर है। 2009 में राम नाईक, जिनकी हार बहुत कठिन मानी जा रही थी, उनको हराने के लिए गोविंदा को उतारा गया और अभिनेता होने का, उनकी लोकप्रियता का फायदा जो है वो गोविंदा को मिला और गोविंदा चुनाव जीत गए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। इसके पहले भी मैं बता दूं कि 1984 में कांग्रेस ने इलाहाबाद सीट से हेमवंती नंदन बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन को उतारा था। सहानुभूति लहर, इसके अलावा बतौर अभिनेता इसमें कोई शक नहीं है, वरना हम गुरदासपुर में सनी देओल के हथौड़े की बात नहीं कर रहे थे या हाथ की बात नहीं कर। मैं जरा प्रभात जी को यहां पर शामिल कर लूं। प्रभात जी, अगर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है तो फिर आपकी आर्थिक नीतियों पर कई बड़े सवाल खड़े होंगे और शायद ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे। प्रभात जी। नहीं, ये ऐसा मत सोचिए। देश में कितने ही चुनाव हो गए, उसके बाद देश की हर सीटें हम जीतने के लिए और जीतने के लिए ही लड़ते हैं। लेकिन क्या सभी सीटें जीतते हैं? उसके बाद भी आपके सभी एग्जिट पोल ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटें ले रही है और देश में नरेंद्र मोदी जी पुनः आ रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की लहर पर हैं सब जगह, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि बम्बई में भी कोई ऐसी बात होगी। प्रभात जी, लेकिन सवाल उठता है, क्या मुंबई से हार सकते हैं? मुझे पता नहीं। आपने खुद ही कहा ना कि हर सीट पर जीत नहीं मिलती, तो क्या मुंबई से हार मिल सकती है? लेकिन प्रभात जी, मेरा सवाल है, मुकेश अंबानी हर किसी को इंडोर्स नहीं करते, मिलिंद देवरा को इंडोर्स करते हैं और यह बात बहुत बड़ी है। पहली बार किसी उद्योगपति ने खुलकर किसी उम्मीदवार को इंडोर्स किया है। अरे उसके बाद भी तो हार रहे ना, उससे क्या होता है? सवाल क्या है? देश में जो लहर है वो नरेंद्र मोदी जी की लहर है और उस लहर से जनता जानती है कि हमें किसको वोट देना है। आप ही लोग कह रहे हो कि जनता ने प्रत्याशी का चेहरा देखा है, नरेंद्र मोदी जी को देखा है। सलमान जी सीनियर जर्नलिस्ट है जी, सीनियर एडिटर वहां बैठे हुए हैं। मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। पूछिए। सरवण जी नमस्कार। सरवण जी आपसे कुछ सवाल पूछना है। पूछिए, आप सवाल मिल रहा है। सरवण जी आपसे एक सवाल पूछना है कि ये जो एग्जिट पोल हो रहा है, इस एग्जिट पोल की मेरिट और डिमेरिट के बारे में आप संक्षिप्त में कुछ बता सकते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं? आप इस एग्जिट पोल को किस रूप में ले रहे हैं? करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं इसको प्राकृतिक नहीं मानता हूं, स्वाभाविक नहीं मानता हूं जी। मैं मानता हूं कि इस तरह का एग्जिट पोल मैनिपुलेटेड है। ये इस तरह का, अगर देश की राजनीतिक स्थिति अगर ऐसी है तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है जी। क्योंकि अगर विपक्ष इतनी तरीके से खत्म हो रहा है जी, तो इस पर शोक मनाया जाना चाहिए बजाय उस पर तालियां पीटने के। प्रभात जी, और दूसरा ये कि प्रभात झा ये कह रहे हैं कि ये मोदी की लहर है जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर कब देश में आने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की लहर खत्म होने वाली है इस देश में? प्रभात जी जवाब दें। प्रभात जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की लहर खत्म कर मोदी लहर है इस देश में? श्रवण जी प्लीज जवाब देते हैं। प्रभात जी जवाब दें। प्रभात जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो कई देशों में घूमे भी हैं। प्लीज जी, प्रभात जी छोड़ा जवाब प्लीज। देखिए, दुर्भाग्य क्या है, मैं दे रहा हूं, मुझे पूरा बोलने दीजिए। दुर्भाग्य है अजय जी कि देश में जब नेता बन जाता है कोई, तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है?
नरेंद्र मोदी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नेता नहीं बनाया है? वो पर्याय है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तभी नरेंद्र मोदी है। और ये श्रवण जी पत्रकारिता की भाषा बोलकर हम पर खिसियाहट नहीं दिखाएं। देश की जनता का मनोबल अगर कोई जीतता है, मन विश्वास जीतता है, तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए। विपक्ष जीवित रहे, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष धराशायी हो रहा है, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि वो व्यक्ति आधारित पार्टी चलाने के पक्ष में नहीं है और खुद वो पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व बनते जा रहे हैं। उस पर सवाल था आपने शायद। अनुराग, नागपुर के नतीजे भी काफी दिलचस्प हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, वो क्या कहते हैं, जरा बताएं। नागपुर और सोलापुर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये दो और ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी 23 तारीख को। लेकिन नागपुर की तस्वीर आप देखिए, लगातार संघ का गढ़ रहा है, लेकिन 2 बार सिर्फ बीजेपी वहां से जीत पाई है। विलासराव मुत्तेवार 4 बार के सांसद रहे, 2014 में नितिन गडकरी सांसद बने और उस बार उनका मुकाबला नाना पटोले से है। बेहद दिलचस्प होगा नतीजा, लेकिन न्यूज नेशन का एग्जिट पोल बता रहा है कि नितिन गडकरी जीत रहे हैं, यानी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नागपुर से आने जा रही है। लंबे समय के बाद बीजेपी यहां पर जीत रही है, 2014 के बाद 2019 में भी। रुक करते हैं सोलापुर का। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लगातार सांसद भी रहे हैं, उनका मुकाबला यहां पर शिवाचार्य से है। बीजेपी के उम्मीदवार के साथ साथ प्रकाश आंबेडकर भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। यहां पर सुशील कुमार शिंदे चुनाव जीत रहे हैं। तो 2 सीटें नागपुर और सोलापुर, एक बीजेपी के खाते में और दूसरी कांग्रेस के खाते में। सुभाष जी, नागपुर से जीत तो हो रही है नितिन गडकरी की, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार ये जीत इतनी आसान नहीं थी और गडकरी जी के जिस तरह के बयान लगातार आ रहे थे उसको लेकर भी कयासों के बाजार खूब गर्म थे। नाना पटोले जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में पहली बार बगावत की थी, इस बार उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा था नितिन गडकरी के खिलाफ। और ये जो पैंतरा था वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि गडकरी साहब जो है वो नागपुर से निकल नहीं पाए। दूसरा, उन्होंने ये ध्यान दिया कि उन्होंने मोदी जी की कोई सभा यहाँ पे होने नहीं दी, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो सभी समाज के जो लोग हैं वो उनको चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अमित शाह इन्होंने ज़रूर वहाँ पे मीटिंग की, लेकिन मोदी जी यहाँ पे नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि नितिन गडकरी जो है उनको स्वागत जो था, उनको रोड शो होते थे तो गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके ऊपर उछाल कर उनका स्वागत होता था। और ये मुस्लिम बस्ती में भी हमने देखा। तो नितिन गडकरी का ये जो सबको साथ लेके जाने का जो एक तरह से उनकी भूमिका है। प्रभात जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। प्रभात जी, नितिन गडकरी के लिए प्रचार करने मोदी जी नहीं पहुंचे, अमित शाह जी आए, क्या वजह रही? मोदी जी सब जगह नहीं गए, नितिन जी सक्षम थे। नितिन जी स्वयं जीतकर आने वाले नितिन जी ने भारत में जो नाम कमाया है और इसलिए नागपुर की जनता ने स्वयं स्वीकार किया है। मोदी जी सब जगह नहीं गए भारत में और मोदी जी ने स्वयं वहां पर तय किया होगा कि नितिन जी जीतेंगे, इसलिए संगठन के तौर पे अमित जी गए थे। नितिन जी ने स्वयं कहा है कि मैं पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतूंगा और हमारा विचार है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज केंद्रीय मंत्री रहे, उनके प्रचार में वे स्वयं भी सक्षम थे। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वीवीआईपी सीट्स की। और प्रभात जी, अगर इसमें सीधे, या माफ कीजिएगा, मैं जरा अभी बादल जी से एक चर्चा कर लूं। बादल जी, हमने मध्य प्रदेश की तमाम सच्चाई देखी और उसके साथ साथ अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी की चर्चा कर रहे थे। ऐसे में क्या वाकई में ऐसा संभव हो सकता है कि नितिन गडकरी जी को लेकर थोड़ा सा मतभेद भी हो? ये क्या भारतीय जनता पार्टी में संभव स्थिति है? देखिए, मैं प्रभात झा की इस बात से सहमत हूं कि नितिन गडकरी इतने सक्षम हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संघ के करीबी हैं और महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया है, नागपुर में खासतौर पे जी। लेकिन दूसरी बात, जो हमारे संवाददाता थे जो अपने लाइव में बोल रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं, नितिन गडकरी का ये रिकॉर्ड है जी। तो सभी वर्गों में, जिसमें माइनॉरिटी का बड़ा वर्ग है और जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अभी भी थोड़ा सा हिचक है उसके मन में। बिल्कुल। दूसरी चीज, तीसरी चीज, नितिन गडकरी ने जो पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे लगातार जो बयान आए हैं, उससे कहीं ये संकेत गया कि अगर कोई विकल्प चाहिए पार्टी को तो वो नितिन गडकरी हो सकता है। एक लाइन छोटी सी लाइन कि नितिन गडकरी ऐसे मंत्री हैं मोदी सरकार के जिनका समर्थन पार्टी के बाहर के एमपीज करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।